हेलो गाइज, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है प्राइमरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। अब इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कभी भी आप एक कंप्यूटर सिस्टम मार्केट से खरीदेंगे तो उसके अंदर पहले से आपको कुछ मेमोरी जो है वो मिलती है। उसमें क्या रहता है आपके पास? रैम, रोम, कैश, रजिस्टर्स और आपको हार्ड डिस्क भी आजकल मिलती है। बट हार्ड डिस्क को हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये एक सेकेंडरी मेमोरी है। ये सेकेंडरी मेमोरी क्यों है? क्योंकि पहले तो आप इसमें डाटा स्टोर करते हैं परमानेंटली। दूसरी बात, इसका एक्सेस टाइम बहुत स्लो रहता है क्योंकि ये बहुत दूर रहता है सीपीयू से। तो ये चार जो चीजें हैं ये आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में मिल जाती हैं जब आप कंप्यूटर सिस्टम एक मार्केट से लेते हैं। अब देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है आपके सीपीयू के साथ। मींस जो भी इंस्ट्रक्शंस या डाटा या इंफॉर्मेशन सीपीयू को चाहिए वो डायरेक्टली कहाँ पे होनी चाहिए? आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी में, ताकि वो डायरेक्टली वहां से उसको एक्सेस कर सके। देखिए आगे क्या लिखा है इसमें। इट इज यूज टू keep डाटा इंस्ट्रक्शंस व्हेन प्रोसेसर इज एक्टिव टू यूज देम। अब इसमें है क्या बेसिकली? देखिए, सेकेंडरी मेमोरी में आपके सारे के सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक गेम है, मेरे पास कौन सी गेम है? जीटीए। अब इसकी ईएक्सी फाइल या इसको मैंने सेव कहाँ पे करके रखा है? अपनी हार्ड डिस्क में। बट जब मैं इसकी ईएक्सी फाइल पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ टाइम लेता है। अब वो टाइम क्या है? बेसिकली उस टाइम में हमारा सीपीयू जो है वो क्या कर रहा है? इस प्रोग्राम को पहले ये शिफ्ट कर रहा है कहाँ पे? मेन मेमोरी में। देन उसके बाद ये सीपीयू जो है वो इसको एक्सेस करेगा डायरेक्टली। तो जो आपका टाइम लगता है उसकी एग्जीक्यूशन में, वो बस यही है कि ये इस गेम को पहले क्या करेगा? मेन मेमोरी में शिफ्ट करेगा, देन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो इतना सा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है, व्हेन अ प्रोग्राम इज एक्टिवेटेड द प्रोसेसर फर्स्ट लोड्स इट फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी एंड देन प्रोसेसर स्टार्ट्स इट्स एग्जीक्यूशन। तो यही चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे जीटीए का एग्जांपल लेके। आगे क्या है देखिए, डाटा एक्सेसिंग इज फास्टर इन मेन या प्राइमरी मेमोरी एज इट इज लोकेटेड क्लोजर टू सीपीयू। तो डाटा एक्सेस जो है वो ऑब्वियसली फास्टर ही रहेगा क्योंकि देखिए, जो सीपीयू रहता है उसके बहुत क्लोज रहती है आपकी मेन मेमोरी, एंड यहाँ पे कहीं भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहती है। तो ये डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, पहली बात तो। दूसरा, जो डिस्टेंस है वो भी कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसलिए क्या है कि जो डाटा एक्सेस है इसके अंदर क्या है? फास्टर एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो है हमारे पास बेसिकली दो टाइप की रहती हैं। कौन कौन सी? रैम एंड रोम। तो इमेजेस आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं जिससे कि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी रैम है एंड कौन सी रोम है। अब देखिए, जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी कैसी रहती है? वॉलेटाइल इन नेचर। अब वॉलेटाइल इन नेचर क्या है कि इसके अंदर जो डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन है वो आपकी वॉश आउट हो जाएगी अगर इसका पावर जो है वो कट हो गया। मीन्स टू से, जब तक आपका सिस्टम ऑन है तब तक इसके अंदर डाटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन रहेगी। बट जैसे ही आपका सिस्टम शट डाउन हुआ या टर्न ऑफ हुआ या आपने उसको रीस्टार्ट किया तो जो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर वो वॉश आउट हो जाती है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगी कि रोम जो है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है एंड ये एक पार्ट है किसका? प्राइमरी मेमोरी का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि प्राइमरी मेमोरी इज ए डैश टाइप ऑफ मेमोरी, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, तो अगर आपके पास ऑप्शंस में वॉलेटाइल है तो उसका आंसर क्या बनेगा? वॉलेटाइल, क्योंकि बात हो रही है प्राइमरी मेमोरी की। बट अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाएगा कि रोम इज ए डैश टाइप ऑफ मेमोरी और वहां पे क्या है? ऑप्शन में नॉन वॉलेटाइल दिया गया है, तो इसका क्या आंसर आएगा? नॉन वॉलेटाइल। एंड अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि रोम इज ए टाइप ऑफ विच मेमोरी, तो अगर उसमें प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसका क्या आंसर रहेगा? प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ये चीज आपको समझ आ गई? चलिए आगे क्या है देखिए, इसकी
एक्सेसिंग स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा रहती है, इतनी बात तो आपको पता ही है। अब एक्सेसिंग स्पीड ज़्यादा है तो कॉस्टलियर भी ये ज़्यादा रहती है किससे, सेकेंडरी मेमोरी से। अब 2 TB HDD जो है उसका प्राइस आपका 4 GB रैम के इक्वलेंट रह सकता है। अब यहाँ पे देख लीजिए साइज में कितना वेरिएशन है कि 2 TB का स्पेस हार्ड डिस्क में सेकेंडरी स्टोरेज में आपको मिल रहा है एंड वहीं 4 GB रैम जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें आपको मिल रहा है, तो वो सेम आपको यहीं पे 6 से 7,000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो इतना वेरिएशन है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी, कॉस्टलियर रहेगी सेकेंडरी मेमोरी से। दूसरी चीज, अब यहाँ पे आपको साइज भी देखने को मिल रहा है, देखिए 4 GB 2 TB, तो इसका क्या है कि इट्स मेमोरी कैपेसिटी इज लिमिटेड एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी रहेगी वो भी लिमिटेड रहती है। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे कि प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, देन डायरेक्टली CPU इसको एक्सेस कर सकता है, फास्ट रहती है, एक्सेस टाइम इसका फास्ट रहता है, लोकेट रहती है ये क्लोजर टू CPU, देन वॉलेटाइल रहती है एक्सेप्ट फॉर द रोम, देन कॉस्टलियर रहती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, एंड इसकी मेमोरी कैपेसिटी क्या रहती है, लिमिटेड। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जो इसके दो टाइप हैं, रैम एंड रोम, उसको देखते हैं। देखिए पहले आ जाता है आपके पास रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, और कुछ ऐसी आपको रैम देखने को मिल जाती है अपने कंप्यूटर्स के अंदर। अब ये जो है वो एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सेमीकंडक्टर मेमोरी मींस इसके अंदर सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स मींस ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करके ये एक चिप पे एम्बेड किया जाता है, जिसके जरिए हम इसमें रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है। देन वन ऑफ द फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेन मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट मेन मेमोरी है ये, जिसको कि CPU डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल नेचर रहता है इसका, मीन्स पावर कट और डाटा जो है आपका वो लॉस हो जाएगा। मतलब जब तक आपकी पावर ऑन है सिस्टम की तब तक ही ये डाटा को होल्ड कर पाएगा, स्टोर डाटा ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो यहाँ से आपको ये चीज भी समझ आ जाती है। अब देखिए इसके अंदर रीड एंड राइट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं जब तक आपका जो सिस्टम है वो चल रहा है। अगर सिस्टम बंद तो जो भी चीजें आपने इसमें राइट की होंगी वो वॉश आउट हो जाएंगी। देन डाटा स्टोर्ड इन इट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। तो ये मैंने आपको बताया था, रैम जो है वो रैम के ऊपर ही काम करती है, रैंडम एक्सेस मेथड। जो अब हमने मेमोरी एक्सेसिंग मेथड्स किए थे अपनी पिछली वीडियो में, तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस मेथड पे काम करती है हमारी रैम। अब अगर उस मेथड का आपको पता नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए रैम जो है वो मेनली दो टाइप की होती है, एस रैम एंड डी रैम। तो इनको देख लेते हैं ये क्या है। देखिए एस रैम क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम क्या है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले ये देखिए कुछ ऐसी आपको ये देखने को मिल जाती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। चलिए पहले देखते हैं स्टैटिक रैम। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है इसका, स्टैटिक मीन्स स्टैटिक डाटा को स्टोर करने के काम आता है ये। देन इसको यूज किया जा सकता है एज कैश मेमोरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रैम को जो है वो एक कैश मेमोरी की तरह यूज किया जाता है, तो वो कौन सी है, स्टैटिक रैम। देन इसके अंदर स्टोर करने के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। अब फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, ये कॉन्सेप्ट है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो जब हम इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे तब हम आपको उसमें ये डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ये किस पे काम करता है, फ्लिप फ्लॉप्स पे। देन इसके अंदर आपको कोई भी रिफ्रेश नहीं चाहिए होता। जैसे कि डायनामिक रैम या अदर मेमोरीज में आपको रेगुलर रिफ्रेशिंग चाहिए होती है, स्टैटिक रैम में आपको कोई रिफ्रेश नहीं चाहिए होता है मेमोरी में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब स्टैटिक रैम जो है वो क्या रहती है, फास्टर रहती है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें स्टैटिक डाटा को ही स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। एक्सेस टाइम जो है वो इसका कम रहता है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। तो इन दो चीजों में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान से करनी है कि फास्टर रहता है आपका डायनामिक रैम से, बट एक्सेस टाइम जो है वो स्लो रहता है इसका डायनामिक रैम से। देन इसका स्ट्रक्चर जो रहता है, स्ट्रक्चर मीन्स इसके अंदर का सर्किट। तो सर्किट कैसा रहता है इसका, कॉम्प्लेक्स। देन ये एक्सपेंसिव रहती है आपकी डायनामिक रैम से। डायनामिक रैम के कंपैरेटिवली ये हाई पावर कंज्यूम करती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एंड इसकी लाइफ जो है वो
लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम, मतलब जल्दी खराब नहीं होती है ये, और साइज भी जो है वो इसका ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू डायनामिक रैम। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मैंने वही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डाली हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक रैम के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है डायनामिक रैम। अब डायनामिक रैम में जो बिट्स हैं वो स्टोर होती हैं सेल्स में। जब हम लोग मेमोरी कर रहे थे तब वहाँ पे हमने देखा था कि जो मेमोरी के अंदर स्टोरेज कैसी होती है, इन द फॉर्म्स ऑफ सेल। मेमोरी जो है वो डिवाइडेड रहती है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, जैसे कि एक एक्सेल शीट डिवाइडेड रहती है, एंड हर एक सेल का क्या रहता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस। तो हर एक बिट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे रहती है आपकी, स्टोर सेल में। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो स्टोरेज है वो होती है फ्लिप फ्लॉप से, बट डायनामिक रैम के केस में क्या होगा कि जो स्टोरेज है मींस वो हो रही है कहाँ पे है, सेल में, बट सेल जो है वो किससे बना है, वो बना है कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन यही जो डायनामिक रैम है ये यूज होती है आजकल कैसे, मेन मेमोरी। तो लैपटॉप्स में आपको कौन सी रैम दिखती है आजकल, यही डायनामिक रैम। अब स्टैटिक रैम के कंपैरेटिवली इसके अंदर ज्यादा डाटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। देन स्टैटिक रैम में जैसे कि हमें कोई रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है, उसके ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, आपको कॉन्टिन्यूस रिफ्रेश जो है वो यहाँ पे करना पड़ेगा ताकि डाटा जो है वो इसमें रिटेन रह सके। देन स्लो रहती है ये एस रैम से। देन इसका एक्सेस टाइम क्या रहेगा, फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू एस रैम। देन इसका स्ट्रक्चर जो है, जो इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल एज कम्पेयर टू एस रैम। देन ये चीपर रहती है, मीन्स एस रैम से कंपैरेटिवली ये लेस एक्सपेंसिव रहेगी, और ये पावर भी कम कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू एस रैम। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रोम। अब रोम कुछ ऐसी आपको देखने को मिल जाती है, तो डिफ्रेंशिएट आप इजीली कर सकते हैं। अगर किसी ने सीपीयू खुला हुआ देखा होगा कहीं पे, या सीपीयू का मदरबोर्ड आपने कभी देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसी चीज अगर कुछ एम्बेडेड रहती है तो उसे क्या बोला जाता है, रोम। अब देखिए रोम स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको पता था कि इसमें एक्सेस कर सकते हैं हम रैंडमली, बट यहाँ पे क्या है, रीड ओनली। ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर यूजर इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है बट उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यूज टू परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन इनसाइड ए चिप। अब देखिए यहाँ पे आपको चिप देखने को मिल रहा है, मीन्स टू से ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर मेमोरी। वो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल गया होगा। अब इसमें क्या है, परमानेंटली स्टोर करते हैं हम चीजों को एक सेमीकंडक्टर चिप पे। अब परमानेंटली स्टोर हो रही है मीन्स टू से ये क्या है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। मीन्स पावर कट होने पे भी ये डाटा को लूज नहीं करेगी, इसमें आपका डाटा वॉश नहीं होगा, वो इस चिप के अंदर वैसे ही रहेगा। इट इज अ रीड ओनली मेमोरी, दैट इज इट कैन रीड बट कैनॉट राइट और मॉडिफाई एनीथिंग। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, बस रीड ही कर सकते हैं क्योंकि ये एक रीड ओनली मेमोरी है। कंटेन्स सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डाटा दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट और बूट ए कंप्यूटर। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम या बायोस या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जो कि कंप्यूटर को बूट करने में हेल्प करते हैं या फिर जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए जरूरी रहते हैं, वो कौन सी मेमोरी में रहते हैं, वो आपके स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे, रोम में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बारी पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। अब देखिए रोम जो है वो मेनली 5 टाइप की रहती है। कौन कौन सी, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम एंड फ्लैश रोम। तो देख लेते हैं इनमें क्या है। देखिए एम रोम क्या है, मास्क्ड रोम। मास्क्ड मीन्स जब ये बन गई है उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, तब इसको बोला जाता है क्या, मास्क्ड, कि उसको मास्क कर दिया है, अब उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रोम है, मीन्स सबसे पुरानी टाइप की रोम कौन सी है हमारे पास, एम रोम। देन डाटा और प्रोग्राम इज प्री कॉन्फ़िगर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही इसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, मीन्स जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस समय ही इसको मैन्युफैक्चर कर दिया जाएगा, जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस या डाटा इसके अंदर लोड होना होगा वो उसी समय होगा, उसके बाद इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आपको पता चल गई एमरोम के बारे में। अब देखते हैं पी रोम क्या है।
PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम। अब प्रोग्रामेबल रोम मीन्स कि इसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मीन्स आपके पास एक खाली चिप आ रही है कुछ ऐसी, आप उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, बट कितनी बार? एक ही बार। देखिए इसमें क्या लिखा है, इट इज ए टाइप ऑफ डिजिटल रीड ओनली मेमोरी, यूजर कैन राइट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम ओनली वंस। तो यही मैंने आपको बताया कि यूजर इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकता है, बट एक ही बार, उसके बाद इसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब क्योंकि ये एक खाली चिप आती है आपके पास जिसको कि आप एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, इसलिए इसको एम्प्टी रोम चिप भी बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम्प्टी रोम चिप किसको बोला जाता है? पी रोम को। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए आपके पास कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, जैसे पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर डिवाइसेस, कुछ ऐसे आपके पास डिवाइस रहते हैं जिनके जरिए इसको प्रोग्राम किया जाता है। वंस प्रोग्राम्ड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक बार प्रोग्राम जब हो जाते हैं ये, उसके बाद इसको मॉडिफाई या चेंज नहीं किया जा सकता या इरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद आ जाती है आपके पास ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या है कि स्टोर्ड डाटा कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड ओनली वंस। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपके पास जो रोम है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन, उसमें बायोस या ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ भी ऐसी सेटिंग्स जो है वो पहले से ही लोड होके आई हैं। अब उसको आपने क्या करना है, इरेज करके अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज करना है। तो आप उसको इरेज कर सकते हैं अगर आपके पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है तो। अब आप इसको इरेज करेंगे एंड इसको रीप्रोग्राम करेंगे कितनी बार? वंस, ओनली एक बार। अब इसको इरेज करने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 40 मिनट्स। तो एटलीस्ट 40 मिनट आपको लगेंगे इसको इरेज करने में। और इरेज होगा कैसे? तो यूवी लाइट्स जो है वो इसमें पास करनी पड़ती हैं 40 मिनट तक, जिससे कि ये क्या होती है? इरेज। उसके बाद आप इसको दोबारा से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। तो ईपी रोम भी आपको समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज ईईपी रोम। ईईपी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें इलेक्ट्रिकली आप इरेज कर सकते हैं एंड प्रोग्राम कर सकते हैं अपनी रोम को। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टोर्ड डाटा कैन बी इरेज्ड और रीप्रोग्राम्ड अप टू 10,000 टाइम्स। अब आजकल जो आपको रोम दिख रही है ना, वो ये वाली रोम दिख रही है जिसमें कि आप बहुत बार अपनी विंडोज को चेंज कर सकते हैं, बायोस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें उस केस में हम कौन सी रोम यूज करें यहाँ पे? ईईपी रोम। तो 10,000 से ज्यादा बार या 10,000 बार आप इस रोम को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। अब इसमें एक बाइट एक टाइम पे इरेज होती है। अब होगी कैसे? इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिक पल्सेस की इसमें जरूरत होगी जिससे कि ये इरेज होगी। तो देखिए अब इसमें अगर आपको कोई चीज राइट करनी है, अगर आपको इसमें डाटा राइट करना है या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस राइट करनी है, तो 21 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो आपको देनी पड़ेगी, जिसके जरिए इसमें आप डाटा को राइट कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं। अब ये जो 21 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पल्स रहती है ये आपके सिस्टम्स में आजकल एम्बेडेड आ रही है, मदरबोर्ड पे एम्बेडेड रहती है। ये ऐसा इक्विपमेंट रहता है जिससे कि आप इजीली ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो आजकल तो इतने अच्छे सिस्टम आ रहे हैं जिसमें आपको खोलने की जरूरत ही नहीं है सिस्टम को, आपको मैनुअली ये चीज नहीं करनी पड़ती है। आपको बस एक सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉलेशन पे डालना है एंड वो ऑटोमेटिकली ये चीज परफॉर्म कर देता है। देन अगर आपको कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन रीड करनी है इसमें से, तो आपको 5 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पल्स की जरूरत पड़ती है। अब ये रोम जो है वो आजकल यूज की जा रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, रोम किस लिए यूज की जाती है? बायोस सेटिंग्स या अदर ऐसे प्रोग्राम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जरूरी रहते हैं आपके एक कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए। तो ये चीज तो आपको पता ही है। देन नेक्स्ट वन इज फ्लैश रोम। अब फ्लैश रोम क्या है? फ्लैश रोम एक टाइप की ईईपी रोम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्लैश रोम क्या है? एक टाइप की ईईपी रोम। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? रिप्रोग्राम कर सकते हैं इसको जितनी मर्जी बार। बट इसमें क्या है कि ये प्रोग्राम रहेगी आपकी छोटी छोटी यूनिट्स में, जिसको कि क्या बोला जाता है? ब्लॉक्स या सेक्टर्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स में कौन सी रोम प्रोग्राम्ड रहती है, तो वो कौन सी रहती है? फ्लैश रोम। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइसेस। तो डिजिटल डिवाइसेस एंड कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर करने के लिए कौन सी रोम यूज होती है? वो रोम यूज होती है फ्लैश रोम। तो होप आपको रोम समझ आ गया होगा। एंड गाइज अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपका कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली उस चीज को हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग डेफिनेटली उस चीज को रिजॉल्व करेंगे।
एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।